Bismillahirrahmanirrahim. Today we are discussing October November P12. अच्छा, हमारा एम है कि एक तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं उनका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आएगा, लेकिन जिनमें रीजंस कॉन्सेप्ट्स हैं तो उनमें जो क्वेश्चन जो वो चॉइसेस ऑप्शंस गलत हैं वो गलत क्यों ये भी पता होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि सही। बिस्मिल्लाह करते हैं। D. Question number 1. Diagram shows 3 forces 11 इधर है और ये दोनों forces ऐड हो जाएंगी सेम डायरेक्शन में 5 न्यूटन। Which additional force produces the resultant force of 3 न्यूटन to the left? अब देखिए 4 न्यूटन फोर्स टू द लेफ्ट होने का मतलब ये है कि राइट से 3 न्यूटन फोर्स ज़्यादा हो, और वो कितनी होनी चाहिए कि जो राइट साइड पे फोर्स है उसमें 3 ऐड कर दें तो इट शुड बी 14 न्यूटन ओवरऑल, लेकिन वो फोर्स किधर होनी चाहिए? टूवर्ड्स लेफ्ट, राइट। तो मीन्स 14 न्यूटन फोर्स वी रिक्वायर टूवर्ड्स लेफ्ट। तो हाउ वुड वी डू कि 5 न्यूटन फोर्स ऑलरेडी यहाँ पर है, तो 14 के लिए कितना ऐड करना है इसमें? 9 न्यूटन फोर्स टू द लेफ्ट। तो दिस इज ओवर ऑप्शन, राइट। A teacher measure the length of her classroom. What is the most appropriate instrument to use? लेंथ measure करनी है तो जब भी 1 मीटर से बड़ी लेंथ है ऑब्वियसली रूम की करनी है, तो टेप इज़ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट, राइट। माइक्रोमीटर पेज या वायर के लिए, कैलिपर्स सिलेंडर्स के लिए बेहतर होता है, रूलर विद इन 100 सेंटीमीटर बेस्ट होता है, राइट। सो टेप इज़ द आंसर। 3. Which value is 1,000 of a meter? तो 1000 ऑफ वैल्यू सारी सेंटीमीटर्स में दी हुई है। ऑलरेडी एक सेंटीमीटर क्या होता है बेटा? सेंटीमीटर सेंचुरी से निकला हुआ है। 100th ऑफ अ मीटर, राइट। तो 1000 चाहिए हमें, यानी वो जो सेंटीमीटर है उसका भी 1/10 चाहिए हमें। तो 1/10 ऑफ सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर ऑलरेडी 100th होता है, तो 1000th क्या होगा? उसका भी 10th। तो 1/10 सेंटीमीटर, इट विल मेक 0.1 सेंटीमीटर, राइट। क्लियर जी। क्वेश्चन नंबर 4. अ कार ऑफ mass 1000 kg. दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। ये बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम हुई है। दिस इज़, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। इसको हम एक से ज़्यादा मैथड से कर सकते हैं। अ कार ऑफ mass 1000 kg इज ट्रेवलिंग डाउन अ स्टीप हिल। जी, 1000 kg इसका mass है एंड उस पर एक जो स्टॉपिंग फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स लग रही है, दैट इज़ 2500। ये रेजिस्टिव फोर्स है, यू हैव टू कीप इट इन माइंड। हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन सैंड बिफोर कमिंग टू रेस्ट? जी, हमें ये तो पता है कि फाइनल वेलोसिटी जो सी है ना, इनिशियल वेलोसिटी 10 है और फाइनल 0 है। तो हम इसको एक से ज़्यादा मैथड से कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अगर ग्राफ के मैथड से या कोई भी इक्वेशन यूज़ करनी, टाइम पता होना चाहिए कि कितना टाइम में रुक जाता है। तो फॉर्मूला F इज़ इक्वल टू ma, और एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू ओवर टी। अच्छा जी, यहाँ जो फोर्स है ना, दैट इज़ अ नेगेटिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स 2500, मास 1000 है और फाइनल वेलोसिटी 0 है। वी नो इनिशियल वेलोसिटी 10 है। एट टाइम इज़ वी हैव टू कैलकुलेट। अच्छा, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे टाइम की वैल्यू 4 सेकेंड आएगी। टाइम विल बी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, राइट। अब हमें पता चल गया 4 सेकेंड में रुक जाता है। नाउ हम दो मेथड से कर सकते हैं यहाँ पर कि एक स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लें, और हमें पता है कि स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से 0 हो गई है इन 4 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस क्या होता है? एरिया अंडर द ग्राफ।
तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा, ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इसकी 4 है और हाइट 10 है। सोल्व करें, यू विल गेट द आंसर 20 मीटर, विच इज़ द सी ऑप्शन, राइट। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इसको करने का एक मेथड और है, और वो क्या है, ये थोड़ा सा अनयूजुअल होता है कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज एवरेज स्पीड। क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है, आप एक स्पीड की वैल्यू नहीं रख सकती। दिस इज़ एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड क्या होगी हमारे पास, हमें तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है कि इनिशियल 10 है और फाइनल 0 है, ये स्टॉप हो जाती है। तो दो वेलोसिटीज़ की एवरेज क्या होती है, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। तो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, टाइम 4 है। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ग्राफ ही विदाउट टाइम नहीं होता। सबसे पहले हमने वो कैलकुलेट किया, इनिशियल 10 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, डिवाइडेड बाय 2। सोल्व करें, अगेन योर आंसर विल बी 20 मीटर, राइट। दिस इज योर आंसर। जी, a ball starts from the question 5 we are doing. A ball starts from the rest, rolls down a steep slope. The ball then rolls along the horizontal ground. नीचे आते हुए स्पीड इंक्रीज हो रही है। विच ग्राफ शोज द स्पीड ऑफ बॉल एट डिफरेंट टाइम्स। तो जब नीचे आ रही है तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, राइट, फ्रॉम रेस्ट। तो देखिए ऑप्शन बी में शुरू में कांस्टेंट स्पीड शो हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही, फिर डिक्रीज हो रही है। तो जो स्टेटमेंट है उसमें इट टेल्स के वो स्टार्ट करती है रेस्ट से, डाउन द स्टीप स्लोप वो स्पीड इंक्रीज कर रही है शुरू में, तो वो कांस्टेंट है। दिस इज नॉट करेक्ट। एंड देन रोल्स डाउन द हॉरिजॉन्टल, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस टेल्स की स्पीड कम होगी फ्रिक्शन की वजह से, तो पहले स्पीड इंक्रीज होगी फिर कम होगी। तो बी ऑप्शन में तो इंक्रीज नहीं है, तो वैसे क्या। अच्छा, ए ऑप्शन में स्पीड इंक्रीज हो रही है, पहला पार्ट इज करेक्ट, लेकिन बाद में स्पीड कांस्टेंट रहती है, जबकि रफनेस में फ्रिक्शन की वजह से स्पीड को डिक्रीज होना चाहिए। तो उसमें सेकंड पार्ट इज रॉन्ग, जो सेकंड लाइन है। सी में आ जाए, स्पीड इंक्रीज हो रही है, यस, और एकदम ज़ीरो हो जाती है। तो बेटा रफ सरफेस पर फ्रिक्शन की रोल, उसने क्या कि रोल हो रही है, मूव हो रही है, वो फ्रिक्शन है लेकिन एकदम नहीं रुकती, स्पीड स्लो ज़रूर होती है। सो स्पीड जो स्लो हो रही है यू कैन इजीली सी इन डी। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अच्छा जी, 6 को देखिएगा कि अ ब्लॉक ऑफ वुड इज़ प्लेस्ड ऑन अ टेबल, एक्सटर्नल फोर्सेस act on the block but the block remains stationary. It means stationary कब होती है, जब सब forces cancel out हो रही हो, right. A student suggests 3 conditions for the block to remain stationary. Condition: the resultant force must equal 0, very right. Condition: to the resultant moment must equal to 0, ये भी ठीक है कि वो 0 होना चाहिए. The external force must act through center of mass of the block. जी, पहली दो कंडीशंस करेक्ट हैं। द थर्ड सेज द एक्सटर्नल फोर्स मस्ट एक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ ब्लॉक, के जो फोर्स है वो ब्लॉक के सेंटर में से पास करें। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सेंटर में से ही पास कर रही हो, लाइक दिस। समटाइम्स जैसे हमने किसी चीज़ को बैलेंस करना है तो हम उसके बॉटम साइड से फोर्स लगा सकते हैं। फोर्स मस्ट नॉट पास थ्रू the center. It is not necessary. So third condition is not necessary. So the correct option is P and Q are correct, means A is correct option, right. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 says दी एक कार जो सी है वो 60 किलोमीटर की स्पीड से जो सी ट्रैवल कर रही है ऑन अ ड्राई रोड. सो
उसकी स्पीड 60 है, तो उसका थिंकिंग डिस्टेंस ये है, ब्रेकिंग डिस्टेंस ये है और स्टॉपिंग डिस्टेंस ये है। अब क्वेश्चन है कि ऑन अ वेट रोड वो 60 की स्पीड से चल रही है, तो इनमें से कितने डिस्टेंस में चेंज आएगा। देखिए थिंकिंग डिस्टेंस जो सा होता है ना, वो ड्राइवर के रिफ्लेक्सेस पर डिपेंड कर रहा है और वो रिएक्शन टाइम पे डिपेंड करता है। तो रिएक्शन टाइम सेम ड्राइवर है, राइट। तो इट मीन्स द थिंकिंग डिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज। क्लियर। एंड द अदर थिंग, ब्रेकिंग डिस्टेंस फ्रिक्शन पर डिपेंड करता है। वेट रोड पे फ्रिक्शन लेस होगी, वो इंक्रीज होगा। और स्टॉपिंग डिस्टेंस क्योंकि इन दोनों का सम होता है, थिंकिंग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो इनमें से एक भी इंक्रीज करेगा, दैट विल इंक्रीज। सो ए शुड बी द बेस्ट ऑप्शन। The question 8 says a car travels at a horizontal road around a bend. बेटा जब भी कोई चीज़ बेंड कर रही है तो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो याद रखेगा रिजल्टेंट फोर्स और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द सेंटर, राइट। क्लियर। सो इट इज़ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बेंड। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 9 सेज, जी बेटा क्वेश्चन सेज कि दो स्टेटमेंट, मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच रेजिस्ट चेंज इन स्टेट और रेस्ट। बेटा रेजिस्टिंग चेंज इन स्टेट और रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो पहली स्टेटमेंट इज करेक्ट, मास इज इनर्शिया। अच्छा जी, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ना, इट सेज वेट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वेट तो ग्रेविटी होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो मास होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। वो वेट नहीं, वो मास होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो ओनली वन स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जी बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन सेज कि द ग्राफ शोज द एक्सटेंशन ऑफ अ स्प्रिंग चेंजेस विद masses suspended from it when the spring is on planet X and when spring is on planet Y। दो डिफरेंट ग्राफ्स दिखाएंगे। अच्छा जी, दो ग्राफ ना लोड के करीब होता है, दैट रिप्रेजेंट्स के वो हार्डर है। यानी प्लैनेट वाई पे वही स्प्रिंग हार्ड हो गया, स्प्रिंग सेम है, प्लैनेट एक्स पे वो सॉफ्टर हो गया है। व्हाट डज दैट मीन? स्प्रिंग तो वही है, इट मीन्स प्लैनेट एक्स पे लोड ज़्यादा हैवी हो जाता है, वही सेम लोड, यानी ग्रेविटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो प्लैनेट एक्स पे ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग है, कितनी स्ट्रॉन्ग है उसके लिए फेयर कंपैरिजन जब करें ना, तो हम लोड सेम रखें। फॉर एग्जांपल कि सेम लोड के लिए प्लैनेट वाई पे 2 को कर लेते हैं, एक्सटेंशन 10 आ रही है, सॉरी, राइट 10 है एक्स प्लैनेट के लिए, वाई प्लैनेट के लिए, और जो सेम लोड है उसके लिए एक्सटेंशन एक्स प्लैनेट पर 30 आ रही है, यानी 3 टाइम्स ज़्यादा एक्सटेंशन हो रही, लोड वही है। इट मीन्स वहाँ पर ग्रेविटी ऑन प्लैनेट एक्स इज 3 टाइम्स, ठीक है। तो इक्वल नहीं है, ग्रेविटी ज़्यादा है तो इक्वल वाला ऑप्शन नहीं है। तो द फील्ड स्ट्रेंथ को इसने क्या कि पहले वाले ऑप्शन में कि पॉसिबल नहीं कैलकुलेशन है, सो वी कैन मेक अ गैस, पॉसिबल है। द फी ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ऑन एक्स इज 1/3 नहीं है, 3 टाइम्स ज़्यादा है, 3 टाइम्स। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ स्टूडेंट फाइंड द डेंसिटी फाइंड करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट ज़रूरी है? तो स्टॉपवॉच का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मास और वॉल्यूम सिलेंडर से और मास बैलेंस से। सो 2 and 3 आर ओनली रिक्वायर्ड, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, we are given some forces 30, 60 and F we have to find, right? तो हमने हाउ वुड वी डू, ये बैलेंस है, तो हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। तो सी
क्लॉकवाइज में हमारे पास एक ही फोर्स है 60 और हमने हर फोर्स को उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, तो 60 का डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट लेना है। यहीं से मिस्टेक होती है इन क्वेश्चन में, डिस्टेंस यू हैव टू कीप इन माइंड। अच्छा जी, एंटी क्लॉकवाइज में एक तो फोर्स 30 एंड उसका जो डिस्टेंस है पिवट से वो 40 प्लस एंटी क्लॉकवाइज में एक फोर्स एफ भी एंटी क्लॉकवाइज है और उसका पिवट से डिस्टेंस, ये दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एफ का जो डिस्टेंस है वो पिवट से लेना हमने, वो 20 + 30 यानी 50 है। नाउ अब आप सोल्व कर सकते हो, ये 1800 है, दिस इज 1200 और उधर जाकर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 50f, तो 1200 सब्ट्रैक्ट होगा 18 में से 600 एंड 12 शुड बी द आंसर, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन में वी आर गिवन 4 ऑब्जेक्ट, हमने फाइंड करना है विच इज़ द लीस्ट स्टेबल। अच्छा, जो ज़्यादा स्टेबल वो होता है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट हो और बेस एरिया ज़्यादा हो, तो उसका ऑपोजिट चाहिए हमें। जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट हो और बेस एरिया कम हो, तो यू सी डी ऑप्शन, राइट। डी सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल है, राइट, और बी जो है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट और बेस एरिया इसका सबसे कम, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार का ईच टायर हैज़ एरिया दिस, उसका मास इतना है, वेट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हाट इज़ द प्रेशर। बेटा प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स ओवर एरिया है, और ये ईच वर्ड जो सबसे पहला वो सबसे इम्पोर्टेंट है। फोर्स क्या होगा, वेट होता है m इंटू जी, तो मास और जी की वैल्यू, क्योंकि ये पास्ट पेपर है 10 है, इस अब जो नए स्टेबल्स वो 9.8 लेंगे। अच्छा, एरिया इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, चारों टायर्स में डिवाइड हो रहा है, तो टोटल एरिया प्रेशर लगा रहा है ग्राउंड पर, तो वो वी विल टेक 4 × 100 यानी 400। व्हेन वी सोल्व इट द आंसर विल बी 40, राइट। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंज का वॉल्यूम है गैस का P1 V और V1 उसका वॉल्यूम प्रेशर P1 है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट सेज द वॉल्यूम इज़ रिड्यूस, वॉल्यूम और प्रेशर में इन्वर्स रिलेशन होता है, तो प्रेशर इंक्रीज होगा, सो V2 कम हुआ है तो P2 विल इंक्रीज, राइट, ठीक है। व्हाट इज़ द चेंज इन प्रेशर, तो पहले P2 फाइंड कैसे करेंगे हम, P2 हम फाइंड करेंगे P1 V1, क्या फार्मूला यूज़ होता है गैस के लिए, बॉयज़ लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो P2 किसके इक्वल होगा बेटा, P1 V1 ओवर V2। अब उसने कहा है कि चेंज इन प्रेशर बताएं, तो कैसे फाइंड करेंगे, फाइनल प्रेशर ज़्यादा हो गया ना, वॉल्यूम रिड्यूस होता है प्रेशर ज़्यादा, तो मीन्स फाइनल प्रेशर जो P2 है उसमें से P2 की वैल्यू कितनी, V2, उसमें से इनिशियल प्रेशर को माइनस कर देंगे, राइट।